अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। इस वक्त हम बायसी के अंदर पहुंचे हुए हैं। MIM का ऑफिस है ये। हमारे दरमियान बैठे हुए हैं जनाब सैयद रुकनुद्दीन साहब, जो पूर्व विधायक है बायसी विधानसभा के। सर, आपका मेरे चैनल सीमांचल दस्तक में स्वागत है। सर, आप लोगों का भी स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर, हम आपसे मिलने के लिए आए, जैसा कि जो भी कैंडिडेट जितने हैं उनसे हम मिलते हैं, बात करते हैं चुनाव संबंधी। क्योंकि आप जब इस पार्टी में आए हैं सर, MIM पार्टी में जिस दिन से ज्वाइन किए हैं सर, उस दिन से पूरा इलाके में, ख़ास करके सीमांचल में ही नहीं बल्कि इनके अलावा पूरा बिहार में, बल्कि इससे भी आगे चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतनी बड़ी शख्सियत, जो एक बड़ा नेता, एक बड़ा चेहरा इस पार्टी में आया है, जिनकी वजह से MIM काफ़ी मजबूत हुई है। तो आप लोग जब जाते हैं सर आवाम के दरमियान, तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है सर? क्योंकि बायसी विधानसभा क्षेत्र जो है, खासकर बायसी विधानसभा क्षेत्र में 2 प्रखंड है, बायसी और डगरवा। दोनों जगह आवाम का बहुत रिस्पॉन्स है, और ख़ासकर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मामलात को लेकर जो उन्होंने पार्लियामेंट में किया है, और उनकी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए जो हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आप लोग का सर इस चुनाव में, जबकि आपकी पार्टी ने, MIM ने सबसे पहले 32 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया था। उनके बाद फिर मज़ीद उनको बढ़ाकर 18 सीट बढ़ाकर 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। और अख्तरुल ईमान साहब बार बार कह रहे हैं कि हो सकता है ये सीट और भी बढ़े इनकी संख्या। तो आपको लगता है सर, क्योंकि पिछले बार भी यहाँ MIM चुनाव लड़ी थी और हार का सामना करना पड़ा था, विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। ऐसी स्थिति में आप सीमांचल को छोड़कर बाहर आपका एरिया में जा रहे हैं, आपको लगता है कि इससे पार्टी को फ़ायदा होगा? देखिए, चूँकि पार्टी का जो मामला है और अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में बिहार में पार्टी का ग्राफ काफ़ी बढ़ा है, और जाति विशेष ने, मैं देखा, पटना गया था, गया वगैरह से भी लोग, औरंगाबाद से, छपरा से, सिवान से। चूँकि इस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और सभी जातियों के बात को लेकर लोग पार्टी की तरफ एग्रेसिव हैं संगठन में आने के लिए। जहाँ तक रहा चुनाव लड़ने का सवाल, तो हार जीत तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, होता है। उस टाइम में MIM का फाउंडेशन था, फाउंडर पार्टी के रूप में बिहार में आई थी। अब MIM का जड़ बहुत मजबूत हो गया है, खासकर सीमांचल में। असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो यहाँ के लिए स्पेशल पैकेज का और हाउस में मामला लाया है, और जो आपदा का समय आया, बहुत सारी मुसीबतें का टाइम आया इस क्षेत्र के लिए, जिसमें MIM खासकर मजलिस के कार्यकर्ताओं ने आवाम का हर मोड़ पर मदद किया, और यहाँ की आवाम का झुकाव मजलिस की तरफ है। क्योंकि आदमी के बुरे वक्त में जो काम आए वही पार्टी है, वही पार्टी का नेता अच्छा नेता है। सर, इससे पहले, क्योंकि बायसी विधानसभा के बारे में ये एक बात कही जाती है कि बायसी विधानसभा में ख़ास करके MIM का मजबूत होना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि यहाँ BJP की राह हमवार हो रही है। आपको कैसा लगता है इस पर? ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चुनावी बिगुल बजा है, ये महागठबंधन वाले की तरफ से फैलाया गया अफवाह है। क्योंकि BJP का खौफ दिखाकर ये राजद कांग्रेस गठबंधन जो है, या इसे ठगबंधन भी कहा जाए तो ये कम है, ये एक खौफजदा इस माहौल को करता है। ये जब जब मुसलमानों को खौफ दिखाकर वोट लेके सरकार बनाया, और इतना बड़ा पॉपुलेशन, देश का दूसरा पॉपुलेशन को ये राजद गठबंधन और कांग्रेस की सरकार ने हमेशा धोखा देने का काम किया है। इसके लिए सच्चर समिति का रिपोर्ट, रंगनाथन कमेटी का रिपोर्ट, जिसमें ये बात दर्शाया गया है कि मुसलमानों की स्थिति महादलितों से भी बदतर है, तो इन लोगों को एक लंबा वक्फा मिला विकास करने के लिए। इन लोगों को चाहिए था कि मुसलमानों के लिए एक प्रोजेक्ट बने, जिससे यहाँ माइनॉरिटीज़ के लोग जो बेरोज़गार हैं, माइनॉरिटी के लोग जो
शिक्षा से वंचित हैं, जो समाज में बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी कर रहे हैं, जो खाने को मोहताज हैं, जिनकी हालत गैर है। और इस लंबे वक्फे में अगर राजद गठबंधन की सरकार चाहती तो मुसलमानों का हालत जो आज बिहार में वो नहीं रहता। सर, आपको इस इलाके की जो भी तबाही और बर्बादी की जो भी कहानी है, जो कहा जाता है कि ये इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका है, क्योंकि यहाँ आपको भी एक बार मौका मिला है 2005 से 10 तक का विधायक रहने का। आप उस वक्त शायद निर्दलीय कैंडिडेट थे, निर्दलीय थे सर? मैं यहाँ से निर्दलीय था, मैं किसी पार्टी से नहीं था। उसके बाद फिर सर एक उपचुनाव हुआ 2014 में गालिबन, संतोष कुशवाहा साहब का इस्तीफा देने के बाद। तो उस वक्त आप जेडीयू से थे सर। उनके बाद खैर हाजी अब्दुल सुभान साहब की जीत हुई। फिर 2015 में चुनाव हुआ, 1 से 1.5 साल के बाद। उस वक्त आप जन अधिकार पार्टी में थे सर। आपको इन 3, 4, 5 सालों में क्या लगा सर एमआईएम के अंदर? क्योंकि एमआईएम जिस वक्त पिछली बार जब चुनाव लड़ी थी, तरह तरह का आरोप लगता था कि उनको यहाँ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए और ये बी टीम बनकर चुनाव लड़ रही है, तरह तरह की बात। लेकिन अभी जो इलाके में जाते हैं तो ये रुझान बहुत हद तक कम हुआ है। जो लोग ये बात करते थे वो लोग कहीं ना कहीं आज इस पार्टी के साय में आ चुके हैं। और आपको जो मौका मिला है सर पिछले 5 सालों में, आपने उस 5 साल में कोई ऐसा काम किया है सर? क्योंकि और कोई भी कैंडिडेट है उनको ये कहने का मौका है कि चाहे झूठ हो सही हो, एक वादे पे वादा करते हैं कि हम आएंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। कम से कम आपके पास तो ये मुद्दा नहीं है कोई वादा करने का। आपको मौका मिला है, उस वक्त आप क्या काम किए? कोई 2 काम ऐसा गिनवा दीजिए सर, जिनके बल पे आप उसको और भी आप बढ़ाना चाहते हैं। मैंने एक निर्दलीय विधायक के हैसियत से अपने इलाके में बहुत ऐतिहासिक काम किया है। उसका मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। डगरवा प्रखंड अंतर्गत दरियापुर और दंसार को जो रोड जोड़ता है, उसमें एक चंदेश्वरी धार है। उसमें हमने भदेसर धार है चंदेश्वरी नदी में, उसमें मैंने एक ब्रिज बनवाया है। और मनेन में भी एक ब्रिज बनाया जो चापी, वो पुल आज़ादी के बाद का डिमांड था। और मैंने गिदरी और अधकेली को जो कनेक्ट करता है बांध से, गिदरी धार में भी एक पुल बनाया है। और जो 10 पत्थर से ये सारे पुल का क्रियान्वयन बिहार राज्य पुलिया निगम से कराया। ये विधायक योजनाओं का नहीं है, ये पुलिया निगम का है। 10 पत्थर से जो ठाठोल पंचायत को जोड़ता है चापी पंचायत में, वहाँ भी एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पुल है झूड़ी धार में। आप जाकर देखिएगा तो आपको लगेगा कि शायद इलाके के बड़े बड़े जो ब्रिज हाईवे पर होना चाहिए था, वो ब्रिज आपको झूड़ी धार में है, सौड़ा धार में है। बहुत ऐतिहासिक काम है। प्लस जितने 500 से 1000 बस्ती के गांव थे, उनको कनेक्टिंग मिसिंग लिंक से हमने प्रखंड मुख्यालय में, आपको हमारे यहाँ से माला से ग्वालगांव तक डिस्कनेक्ट था। मैंने NH31 हरेरामपुर से माला को जोड़ा है, NH31 फटकी से चहट को जोड़ा है, NH31 पूर्णिया मोड़ से मालापाड़ा को जोड़ा है, घुसकी टोला टू मड़वा को भी मैंने ही जोड़ा है। तो एक निर्दलीय MLA और चटांगी से बागडोग तक जो क्षतिग्रस्त रोड था, उसको उस ज़माने में 1 करोड़ 26 लाख रुपया देकर मैंने रिहैबिलिटेशन कवर कराया। तो उस ज़माने में एक निर्दलीय विधायक होने के नाते तो मुझे लगता है जो एक कम वफ़ा में काम करना चाहिए, तो मैंने किया है। और आगे भी जो अधूरा काम है, मैं अपने मास्टर प्लान के तहत जो अधूरे काम हैं उनको पूरा करूँगा। जैसे आज भी खपड़ा डिस्कनेक्ट है, डगरवा का बबनी पंचायत का बहुत सारा गाँव डिस्कनेक्ट है, आपको खुटिया गांव डिस्कनेक्ट है, ताड़ाबाड़ी कनेक्टिंग विलेज में नहीं आता है, चारों ओर नदी से जुड़ा हुआ है। तो आज भी हमारा ये सपना है कि बैसी में जो अधूरा काम है उसको MIM के बैनर तले अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत में और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की सरपरस्ती में अगर मुझे खिदमत करने का मौका मिला तो मैं इसको निश्चित रूप से करूँगा। सर, हमने तो आपको सिर्फ 2 काम के बारे में बताने कहा, लेकिन आपने कम से कम 10 नाम बताया कि हमने ये किया है। तो आप जब MIM में ज्वाइन हुए सर, एक सवाल मेरा है कि कौन सी चीज़ आपको मजबूर किया है इस पार्टी पर जुड़ने के लिए? हालांकि इससे पहले आप भी उन लोगों के ही साथ थे जो लोग ये कहते कि MIM एजेंट बनकर आई है या फिर बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए आई है। कहीं ना कहीं आपका नाम भी उनके साथ जुड़ता था, लेकिन आज खुद आपको पसंद आया कि नहीं, हमें भी इस पार्टी में आना चाहिए। कौन ऐसी चीज़ देखे इस पार्टी के अंदर? ऐसा एक भी उदाहरण आप मेरे सारे स्पीच को फॉलो कीजिए,
ऐसा एक भी उदाहरण नहीं होगा। पूर्व में भी मैंने कितने पार्लियामेंट के चुनाव में भाषण दिया, एमआईएम को कहीं, मेरा टारगेट राजद और कांग्रेस रहा है शुरू से। चूँकि राजद और कांग्रेस ने जो विश्वासघात किया है, जो अल्पसंख्यकों को छल किया है, ये काबिले बर्दाश्त नहीं है। आज इलाके में पूरा 22 विधानसभा क्षेत्र, हाजी अब्दुल सुबहान साहब को एक लंबा वक्फा मिला विकास करने का। आज भी इलाके में नदी कटान से प्रभावित 10 गांव, जिसका दशा और दिशा दोनों बदल गया और नदी में कटकर विलीन हो गया। हमारे यहाँ ऐसे 10 गांव हैं। आप स्वयं वास्तविकता की जानकारी जगह पर ले सकते हैं। ये हरिनतोर गांव है, नवाबगंज है, ताड़ाबाड़ी पूरा पंचायत है, उसमें चनकी गांव है। आपको हाथीबंदा एनएच से जुड़ा हुआ, उसको अगर प्रोटेक्ट किया जाता जल संसाधन विभाग से, अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि विकास के प्रति इच्छा शक्ति होती, तो अगर वो चाहते तो इन गांवों को प्रोटेक्ट करके बचाया जा सकता था। इसमें जो विस्थापित परिवार हैं, आज वो रोड पर सड़कों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पुनर्वास के लिए न यहाँ सरकार ने कोई व्यवस्था की है, न यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक ने। जहाँ तक रहा एमआईएम में जाने का सवाल, तो मैं 2020 के फरवरी महीने में मैंने स्वयं, चूँकि मैं जदयू का सदस्य नहीं था, मैंने कहा था कि ये जदयू पार्टी के मैनिफेस्टो में इन विवादित मुद्दों को छोड़ के भाजपा से को समर्थन करने की बात थी। लेकिन एनआरसी, सीएए, एनपीआर का जो मामला चला, वहाँ से मुझे लगा कि इस मुल्क में अगर कोई नेता संवैधानिक बात करता है तो वो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, जिन्होंने एनआरसी और एनआरपी के इशू में पूरे देश में जो तहरीर किया और ये जो इस बिल का जो मुखालफत किया, उससे मैं मायल हुआ और मुझे लगा कि और ऐसी पार्टियों में रहने का मेरा कोई तुक नहीं, मुझे एमआईएम में जाना चाहिए। सर, जैसे कि आप CAA-NPR का जब जिक्र हो रहा था, जब पूरा देश ही बल्कि विदेशों में भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा था, जामिया मिलिया इस्लामिया से इनकी शुरुआत हुई थी। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में ही बिल को फाड़ कर उनकी शुरुआत कर दी थी CAA कानून के खिलाफ। हालांकि फिर भी वो बिल पास हो गया था। जिस वक्त सारे ही लोग मुखालिफ थे इस कानून के, रोड पर उतरे हुए, तो उस पर आप थे सर? रोड पर सारे प्रोग्राम्स में था। 22 में ज़बरदस्त मुसलसल धरना चल रहा था। आप उसका फीडबैक लीजिए, उसमें फ़ोटोज़ देखिए। 22 ब्लॉक में थे, हम लोगों ने रोड जाम किया, सड़कों पर प्रदर्शन हुआ। रेगुलर 3 महीने तक उस कार्यक्रम में मैं रहा हूँ। और एक सर, आपको जब काम बताए सर, अभी आप हरिनतोर की बात किए कि उनको जोड़ने का काम किया नेशनल हाईवे से, बभनी पंचायत के बारे में आपने जिक्र किया, और आप इधर दनसार के बारे में कहा, और भी कई बात आपने कहा कि यहाँ हमने काम किया है। लेकिन आपका ही मीनापुर पंचायत के जियागाछी गांव में मेरा जाना हुआ था चुनावी सर्वे के तहत, और वहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर, गालिबन नाम भूल रहे हैं गांव का हम, जो कटाव है नदी का, परमान नदी का जो कटाव है, तो उन लोगों का कहना था सर, गोटफर गांव में 2 गांव 2 टुकड़े में बटा हुआ है और कटान बहुत तेज़ी से हो रहा, वहाँ एक स्कूल भी है। उन लोगों का कहना था कि जो मौजूदा विधायक है उनसे जब हम काम के लिए कहते तो वो कहते हैं कि हमें यहाँ का वोट कभी नहीं मिलता है, तो इसलिए हम काम नहीं करेंगे। जो शर्म की बात है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। जो भी विधायक हम वोट करें ना करें, उनका, हमारा तो हक है कि वो उनके पास काम के लिए जाए। लेकिन उनसे पहले 2005 के बारे में जब हमने उनसे पूछा कि इनसे पहले आपके ही पंचायत के विधायक थे, क्या उन्होंने कभी किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने भी कभी नहीं किया है। आप उस पर क्या कहेंगे? ये गलत आरोप है, क्योंकि नदी कटान जो है, मौजूदा हाल में नदी कट रहा है। मैंने आपको पूर्व में बयान में कहा कि नदी कटाव से प्रभावित गांव का दशा दिशा, चूँकि परवान नदी का जो लोकेशन है, अगर इस साल वेस्ट कट रहा है तो अगले साल ईस्ट कटेगा, पूरब कट रहा है तो पश्चिम कटेगा, उसका कोई निश्चित नहीं कि कटेगा किधर से। तो 2005 और ये 2020 15 साल का वक्फा है। इस बीच में अभी मौजूदा स्थिति में नदी कटान हो रहा है, उस टाइम में नदी कटान कहीं नहीं था। और एक बात सर, जिस दिन से आप MIM ज्वाइन किए हैं, पूरे विधानसभा में हलचल मची हुई है कि टिकट किसको मिलेगा, क्योंकि पूर्व विधायक गुलाम सरवर साहब जो थे यहाँ से चुनाव लड़े थे और चुनाव तो हार गए थे, लेकिन आज तक वो मैदान पर डटे हुए हैं, अपनी कोशिश वो भी जारी कर रहे हैं कि हमको पार्टी का टिकट मिले। आप जब पार्टी में जिस दिन से आए हैं
तो आपके जो चाहने वाले हैं उनका साफ कहना है कि रुकनुद्दीन साहब के पास कुछ अपना वोट बैंक है और MIM का भी जब वोट साथ होगा तो वो जीत जाएंगे, सीट निकल जाएगा। और गुलाम सरवर का अपना दावा है कि हम इस सीट को निकाल लेंगे, लोगों में लोकप्रियता हुई हमारे प्रति। एक तरफ आपके ज़िला अध्यक्ष शाहनवाज साहब हैं, उनका दावा है कि पार्टी का टिकट हमको मिलना चाहिए, हमने रोज़ पहले दिन से काम किया है। तो आप जब पार्टी में ज्वाइन हुए सर, हम लोग या हम भी इसी विधानसभा से, इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये चाहते थे या कोई भी जनता ये चाहती है कि आप तीनों मिलकर टिकट जिनको भी मिले, आप तीनों मिलकर क्यों नहीं लोगों के दरमियान जाते हैं कि शाहनवाज साहब भी हो, गुलाम सरवर साहब भी हो, रुकनुद्दीन साहब भी एक साथ आए, तब लोगों में एक मोहब्बत का पैगाम जाएगा कि आपके प्रति में किसी तरह का कोई दरार नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है टिकट को लेकर। आप भी अपने दावेदारी रखते हैं, शाहनवाज साहब भी रखते हैं और गुलाम सरवर साहब भी रखते हैं, पार्टी का जो फैसला होता मानते हैं। लेकिन आप लोग देख रहे हैं कि आपकी एक ऑफिस अलग बनी हुई है। खैर डगरवा बायसी की ऑफिस अलग समझ में आता है, लेकिन शाहनवाज साहब की ऑफिस जो है वो अलग है, आपकी ऑफिस अलग है। तो ऐसा क्यों सर, आप लोग एक साथ क्यों नहीं दिखते? देखिए, जहाँ तक रहा, आप उन लोगों से भी कंफर्म होइएगा। मैं शाहनवाज साहब के घर पर 3 बार गया हूँ और गुलाम सरवर साहब से मेरे भी पुराने बहुत ताल्लुकात हैं, क्योंकि एक लंबा वक्फा शांत राजनीति करने का भी गुजरा है। मैं गया अगेन एंड अगेन, और पार्टी के मसले पर जो आलाकमान का फैसला होगा वो शर्मान होगा। मैंने दावा पेश किया है, दावा है, लेकिन पार्टी का फैसला आलाकमान करेंगे कि बेहतर क्या होगा। अब जहाँ तक रहा साथ चलने का सवाल, तो इन लोगों से पूछिए। मैंने अपने न्यूज़ में भी उन लोगों का फ़ोटो ऊपर दिया है और मैंने उन लोगों को कहा कि पूरा मजलिस हम लोग एक साथ आ जाइए। अब रहा कि कोई लोग मेंटल डिप्रेशन में अगर रहे, चूँकि अभी सभी लोगों को इज्तिमाई तौर पर एक साथ मजलिस को मजबूत करने का काम करना चाहिए। अब ये सवाल आप हमसे पूछे जायज़ है, उन लोगों से पूछिए कि फिर आप लोग जॉइंट वेंचर में क्यों नहीं घूमते हैं। मैं तो उनसे भी ये सवाल किए थे। मैं तो तैयार हूँ, क्योंकि मैं जब से आया हूँ मैं तैयार हूँ। मैं उन लोगों के घर पर भी गया और उन लोगों ने जॉइंट मूवमेंट की बात कभी नहीं की। अलग अलग शाहनवाज साहब तो ये कह रहे थे कि कंचन देवी जैसे कस्बा विधानसभा में जो दावेदारी कर रही है, उनका ज्वाइनिंग यहीं पर हुआ था मेरे ही ऑफिस में, यानी बायसी में। हम चाहते थे, जब ये शाहनवाज साहब का बयान है कि हम ये चाहते थे, जब हमको मालूम हुआ कि रुकनुद्दीन साहब पार्टी में आना चाहते हैं, तो हमने कहा कि स्वागत है पार्टी में, और हमारे यही ख्याल था कि यही पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि पूर्णिया का ऑफिस बायसी में है। लेकिन रुकनुद्दीन साहब को मुनासिब लगा कि नहीं, हमें मेन ऑफिस जाना चाहिए, तो खैर हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने भी मेरे न्यूज़ के माध्यम से आपका पार्टी में वेलकम कहा है, शायद आपने देखा हो या ना देखा हो। लेकिन मेरा आपसे सवाल है सर कि आपको क्यों, अगर इसी पार्टी में आना था तो 2 साल 3 साल पहले अगर आ जाते तो शायद आप ज़्यादा मजबूत दावेदार होते। देखिए, जहाँ तक दावा पेश करने का सवाल है, तो अभी बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न नहीं हुआ है। मैंने इलेक्शन से बहुत पहले पार्टी ज्वाइन किया है और मैं दावा पेश किया हूँ। उन लोगों का भी संगठन में पूर्व से हैं, जिला अध्यक्ष हैं। मुझको प्रदेश कार्यालय से बुलावा आया था, उसमें भी मैंने शाहनवाज साहब को निमंत्रण दिया, रिटर्न दिया, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैंने अपने पैड में लिख के दिया कि आप चूँकि जिला के सदर हैं और आपकी उपस्थिति अनिवार्य है। अब अप्रिय कारणों से वो नहीं जा पाए होंगे, ये कुछ भी रहा होगा, लेकिन मैंने आमंत्रित किया कि प्रदेश कार्यालय से हमें बुलावा आया, आप भी चलें तो आपकी सरपरस्ती में ज्वाइनिंग हो। क्योंकि बहुत सारी आपको भी मैंने निमंत्रण दिया था, बुलाया था उन लोगों ने। उन्होंने कहा कि हमारी दुआ आपके साथ है, आप जाइए। हम लोग कुछ काम में आए हैं, इंगेज हैं, वरना जाता। बहुत सारी बातें सर आते रहती है। तो एक बात ये भी है सर कि आप जब पार्टी में ज्वाइनिंग किए सर, आप दावेदारी किए, अख्तरुल ईमान साहब ने जो कहा तो वो कह दिया। हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, जिस दिन आप पार्टी ज्वाइन किए हैं, काफ़ी धूमधाम से गए थे, हम लोगों ने तस्वीर देखी है, वो वीडियो भी देखा है, बहुत सारे कार्यकर्ता आपके साथ थे, आपके चहेते जो चाहने वाले लोग हैं या MIM के चाहने वाले हैं वो आपके साथ थे। लेकिन आप जब पार्टी ज्वाइन कर रहे थे सर, किसी तरह से टिकट के प्रति कोई वादा आपसे हुआ है? जी नहीं, टिकट के प्रति कोई वादा नहीं हुआ है, चूँकि उसमें एक शपथ होता है, ओथ होता है, उसमें सदस्यता ग्रहण कराया जाता है और उसमें इंडोस है कि पार्टी के जो फैसले होंगे उसको मानूंगा। और मैंने दावा पेश किया है चुनाव लड़ने का, लेकिन पार्टी आलाकमान का फैसला होगा टिकट के लिए। क्योंकि पार्टी तो फैसला करेगी सर्वे करा के, जैसा कि अख्तर साहब का कहना है
कि पार्टी तो सिर्फ टिकट इलेक्शन लड़ना नहीं है, उनको इलेक्शन जीतना भी है। कौन सा कैंडिडेट इलेक्शन हमारा सीट निकाल सकता है, इस चीज़ को भी वो देखेंगे। अगर वो सर्वे कराते हैं, उसमें आपका नाम आता है तो खैर आप तो चुनाव लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। लेकिन आपका नाम ना आकर चाहे शाहनवाज साहब का या गुलाम सरवर साहब का नाम आता है तो उस वक्त भी आप उनके साथ रहेंगे या फिर कुछ और करेंगे? देखिए, पार्टी का फैसला सर्वमान्य होगा, मैंने आपको बता दिया। यानी पार्टी का जो भी फैसला हो जाए टिकट के ताल्लुक से आप उनके साथ हैं। और इनके लिए सर लोगों के दरमियान एक बात आती है कि जिन्होंने पार्टी का पहले दिन से बेड़ा उठाया है उनका ज़्यादा हक बनता है, इस तरह से लोग कहते हैं। राजनीति में ऐसा नहीं होता है। एक मस्जिद की तामीर सभी लोग मिल के करते हैं। इमाम को मुकर्रर आप लोग जो हैं नमाज जो पीछे वो करते हैं। तो पार्टी बदलने का जो सिलसिला है ये राजनीति में, ये अलायंस की राजनीति में एक सिलसिला है। कोई लोजपा में थे, आज राजद में है। कोई राजद में थे, फिर जदयू में आए, आज MIM में है। तवारीख देखिए सियासी लोगों का। ये फीडबैक वैसी में ही नहीं, मेहनत किए। मेहनत असदुद्दीन अवैसी साहब का है, मेहनत सीमांचल में अख्तरुल ईमान साहब का है। उनके बैनर तले पूरे लोगों ने मजलिस को मजबूत किया, किसी व्यक्ति विशेष ने मजबूत नहीं किया है। मैंने मेहनत किया, क्या मेहनत किया भाई? हमारा कहने का मतलब है आप पार्टी में हैं, मैं पार्टी में हूँ, मैं भी ऑर्गेनाइजेशन किया हूँ, प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ किसी पार्टी में, जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूँ कांग्रेस में हम। तो फिर हम लोग की ड्यूटी रहती थी ना पार्टी को मजबूत करना। तो मजलिस के लोगों को की ड्यूटी है मजलिस को बनाना कि मजलिस मजबूत कैसे हो। और जो असदुद्दीन अवैसी साहब का मामला है, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाना हर एक कार्यकर्ता का दायित्व है। और ये कह के कि पार्टी को मैंने मजबूत किया सीमांचल में, फिर राजद को किसने मजबूत किया, कांग्रेस को किसने मजबूत किया? मेरा मतलब ये कहने का है सर, आपके पार्टी में आने से तकरीबन 20 दिन हुए होंगे, 20 से 25 दिन शायद के। लेकिन एक आदमी, जब हम लोग भी देख रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमारा ये विधानसभा इसलिए बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जब पार्टी का कोई अहमियत कुछ नहीं थी, इस पार्टी को सिवाय बदनामी का कुछ नहीं था, कैंडिडेट भी मुनासिब नहीं मिल रहा था। इस वक्त कोई कैंडिडेट आया सामने, खा वो अपनी पहचान बनाने के लिए आए या पार्टी की पहचान बनाने आए, वो तो खुद समझते होंगे। लेकिन उन्होंने पहले दिन से काम किया और पार्टी के साथ वफादार भी हैं। ऐसा नहीं कि वो पार्टी छोड़कर कहीं और जाने की बात कर रहे हैं। इस वक्त कैसे लगता है कि एक आदमी को टिकट मिला हुआ है, वो लड़ रहे हैं मजबूती के साथ, आज भी काम कर रहे हैं, उनको टिकट छोड़कर आप 20-25 दिन पहले पार्टी में आए हैं, आपको टिकट दे दिया जाए, ये कह कर कि आपका अपना वोट बैंक है? मैंने आप जो सवाल किए तो मैंने कहा कि पार्टी के आलाकमान का फैसला सर्वमान्य है। पार्टी अलग, और मैं टिकट का दावा पेश किया हूँ। पहले से भी 2 टिकटार्थी हैं, अगर कोई टिकट लेके चुनाव लड़े तो किसी ने संगठन को भी बनाया, उनका भी दावा है। MIM में 3-3 आदमी का दावा है। तो ये फैसला तो आलाकमान पर डिपेंड करता है। 3 आदमी का क्यों करे सर? जिस तरह आप है, जिस अजीज़ुर रहमान साहब NDA गठबंधन से लड़े थे पिछले, जी शाहनवाज साहब का, लोकतंत्र में आप दावा पेश कर सकते हैं ना। आप पार्टी के अजीजुर रहमान साहब भी मेंबर हो गए तो उनका भी तो दावा है। जब एक मतदाता 18 साल के बाद मतदाता हो सकता है तो चुनाव लड़ने के लिए भी ऑथेंटिक है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं है कि हमने ही पार्टी बनाया, हम ही को टिकट मिले। आपको कितना लगता है सर सर्वे होगा तो आपका नाम आ सकता है? देखिए, ये तो जनता पर डिपेंड करता है, जनता का फीडबैक जाएगा सर्वे में। अब यहाँ कुछ लोग मीडिया को मैनेज कर रहे हैं, जी, गांव-गांव भेज रहे हैं, उसी गांव को चिन्हित कर रहे हैं जिस गांव में 10-20 वोट 150 वोट मिला होगा। जैसे आपने जियागाछी का प्रोग्राम लिया, मीनापुर पंचायत का इतिहास है। नहीं सर, जियागाछी गांव हमको नहीं, हम पहली बार गए थे वहाँ, आपके भी लोग से सब हर तरह की बात आई वहाँ। तो ये कैंडिडेट लोग जो कार्यक्रम करा रहे हैं और मीडिया से बात करके चिन्हित जगह पर भेज रहे हैं, इनको स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंटली मीडिया को जनमानस को टच करना चाहिए। मैनेज्ड होकर किसी कैंडिडेट का नहीं कि चाय की दुकान में 10 ही लोग बैठे हुए तो 10 में 8 आदमी उसी का बयान दे रहे हैं। भाई आप जनरल पब्लिक से फीडबैक लीजिए कि भाई हालात क्या होगा, MIM में कौन बेहतर है, तो ये आपको जनता बताएगी। हमने जो अब तक देखा है तो मुझे लगता है कि चैनल मैनेज चैनल चल रहा है, सब अपने मेरे चैनल को कह रहे हैं, आपके चैनल को नहीं कर रहे हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि सार्वजनिक रूप से ये मैनेज चैनल चल रहा है, कहीं किसी प्रत्याशी की तरफ से, कहीं किसी प्रत्याशी। मेरे तरफ से अब तक कोई चैनल नहीं है। जो लोग आए हमने स्टेटमेंट दिया, मैंने कहा कि
कि असदुद्दीन अवैसी साहब का फैसला, अख्तरुल ईमान साहब का फैसला सर्वमान्य है, जी। शॉर्ट आउट। मैं उससे आगे इस पर कोई कमेंट्स नहीं दे सकता कि कैंडिडेट कौन बनेगा, हमको किसी से ही है। हम चाहते हैं कि पूरा मजलिस मुत्तहिद होकर, यूनाइट होकर एक साथ काम करे, और इंशाल्लाह काम करेगा तो कामयाबी भी मिलेगी। आज इस 22वीं विधानसभा में सर पिछले बार भी हार हुई, और लोकसभा भी चुनाव में यही विधानसभा हम जहाँ तक समझ रहे हैं कि 22वीं विधानसभा ने ही अख्तरुल ईमान साहब को हराने का काम किया है, क्योंकि बहुत कम वोट यहाँ से आया, जो उम्मीद थी उनको वो नहीं मिला। क्या लगता है कि ये जो 22वीं विधानसभा में जब अख्तरुल ईमान साहब को ये विधानसभा नकार देती है, तो क्या जनाब सैयद रुकनुद्दीन साहब, गुलाम सरवर साहब या शाहनवाज साहब को कैसे अपना लेगी? देखिए, वक्त और मिजाज इंसान का बदलते रहता है। उस टाइम में कांग्रेस राजद वालों ने मुसलमानों के वोट को खौफजदा करके, चूँकि ग्रास रूट के नेता हैं अख्तरुल ईमान साहब, और अभी सीमांचल में बड़े बड़े नेताओं के जाने के बाद हमें लगता है कि अख्तरुल ईमान साहब ही ज़मीनी नेता हैं जो सीमांचल के उत्थान और विकास की बात कर रहे हैं। तो हार नहीं होता है, कभी कभी हार के बाद भी जीत होता है, इसलिए तब के हालात कुछ और थे। इंशाअल्लाह आगे उनको पार्लियामेंट जाने से इसी 22 में कोई नहीं रोक सकेगा। और एक चीज़ और भी देख रहे हैं सर, और 2-3 सवाल मेरा रह गया है। एक चीज़ और देख रहे हैं कि सर इस 22वीं विधानसभा या पड़ोसी आप कस्बा ले लीजिए, अमौर ले लीजिए, ऐसा क्यों होता है? इस विधानसभा की बात करें तो हाजी अब्दुल सुभान वर्सेस सैयद रुकनुद्दीन का मुकाबला, चाहे सैयद रुकनुद्दीन साहब निर्दलीय हो तो भी मुकाबला सुभान और रुकनुद्दीन का, सैयद रुकनुद्दीन साहब तीर छाप से आए तो भी मुकाबला हाजी सुभान और सैयद रुकनुद्दीन का। आज MIM से अगर आते हैं सैयद रुकनुद्दीन तो मुकाबला सैयद हाजी अब्दुल सुभान और सैयद रुकनुद्दीन का। ऐसा क्यों सर? लोकतंत्र है तो तीसरे को भी मौका मिलना चाहिए। ऐसा क्या परेशानी लोगों के अंदर आई है? इसी तरह आप अमौर में लीजिए, वहाँ भी वैसा ही कुछ हो रहा है, कस्बा में ऐसा ही कुछ हो रहा है, तीसरे को क्यों नहीं मौका मिल रहा? लोग चाहती है बदलाव। मौका देना या नहीं देना ये तो जनता की बात है, क्योंकि जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता अपना रहनुमा चुनता है। अब तीसरे को जनता क्यों नहीं लाता है, तो ये फैसला तो जनता के हाथ है। क्योंकि हम जब भी लड़े हैं, कॉन्टेस्ट आपने सही कहा कि हुआ है, चाहे निर्दलीय के रूप में हुआ, कांग्रेस के रूप में हुआ, फिर JDU के रूप में हुआ, और आगे किसी रूप में हो, क्योंकि ये तीसरे का फैसला तो जनता करेगी ना। वर्तमान विधायक का कहना है कि हमारे जीतने का राज जो है विकास है, हम विकास करते हैं इसलिए बार बार जीते चले आ रहे हैं, और आज अब की बार भी हमको किसी से कोई मुकाबला ही नहीं बोल रहे हैं। ये भ्रम जाल में है, वो भ्रम फैला रहे हैं। उनका मुद्दा विकास कभी ना रहा, ना आगे उनका मुद्दा विकास। उन्होंने सिर्फ बीजेपी का खौफ दिखलाकर मुसलमानों का वोट लिया है। क्या विकास हो किए हैं भाई? आज भी आप मीनापुर गए होंगे तो आपको वास्तविकता की जानकारी है। जो ब्रिज 17 में ध्वस्त था, आज तक वो ध्वस्त है, उसके जगह पर नई पुलिया नहीं बनी। जितने रोडों में आप जाइएगा 22वीं विधानसभा का जर्जर स्थिति है। सिर्फ इन्हें शौक है, शिलान्यास करना है, जनता का धोखा देना है। इलेक्शन का वक्त आया, मुसलमानों को बीजेपी का खौफ दिलाना है। इस मुल्क में मुसलमान बेखौफ होकर विकास के नाम पर वोट देगा, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारतीय संविधान है, बराबरी का दर्जा है, जिस दिन मुसलमान बेखौफ हो जाएगा, देश का निज़ाम बदल जाएगा। और जो लोग आपके विपक्षी है, उन लोगों से अक्सर जाना आना होता है तो सुनने को ऐसा आता है, क्योंकि आपके जो लोग हैं, जो आपके चहीते हैं या इस पार्टी के मानने वाले हैं, साथ हैं, वो लोग का तो उन लोगों में जो हमको नहीं दिखता आपसी कोई मतभेद। लेकिन तीसरा मुसलसल ये कहता जा रहा है कि अगर रुकनुद्दीन साहब को अगर मौका मिलता है तो सरवर साहब चुनाव लड़ जाएंगे उसके खिलाफ, अगर सरवर साहब को टिकट मिलता है तो रुकनुद्दीन साहब अलग से चुनाव लड़ जाएंगे, यानी भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। तो ये भ्रम कहाँ तक वो लोग सक्सेस होंगे इसमें? ये विपक्षियों के द्वारा भ्रम है। अब विपक्ष लोग तो चाहता ही है कि डिवाइड एंड रूल हो, कि इन लोगों में विभाजन कराकर शासन कैसे किया जाए। इसके माहिर खिलाड़ी हैं हमारे क्षेत्र के वर्तमान विधायक। उनको जिसको भी मन होगा एंटरटेनमेंट करने का, वो एंटरटेनमेंट करेंगे। लेकिन हम लोग की ख्वाहिश है कि मजलिस मुत्तहिद होकर चुनाव लड़े और कामयाब हो, जिससे सीमांचल में अख्तरुल ईमान साहब और पूरे देश में असदुद्दीन अवैसी साहब का
हाथ मजबूत हो। एमआईएम जो सर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि आप पार्टी से जुड़ गए हैं तो बहुत सारी बातें आपको भी सुनने को मिलती होगी, सदर साहब से बात भी होती होंगी, तो आपको ये लगता है कि 50 सीटों पर जब चुनाव लड़ती है एमआईएम तो इसमें गैर मुस्लिम नन मुस्लिम भी उम्मीदवार होंगे? निश्चित रूप से, चूँकि पार्टी एमआईएम के बारे में जो दिग्भ्रम फैलाया जा रहा है, वास्तविकता ऐसी थोड़ी है कि ये कि मुसलमानों की संस्था है। इसमें सभी जाति के लोग हैं और असदुद्दीन अवैसी साहब सारे जाति के लोगों के विकास और उत्थान की बात करते हैं। जो देश में संवैधानिक बात है उसको करते हैं। ये ऐसा थोड़ी है कि व्यक्ति विशेष की पार्टी है या सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। अब बहुत सारे जगह से हमारे हिंदू भाई लोग भी वरिष्ठ नेता लोग एमआईएम में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं पटना गया था, वहाँ भी देखा कि काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। पासवान जी ज्वाइन कर रहे हैं, सिंह जी ज्वाइन कर रहे हैं, मिश्रा जी ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह महागठबंधन के बारे में ये बात लगभग क्लियर है कि हाजी अब्दुल सुभान साहब कैंडिडेट होंगे। खैर, लोगों का जो मानना है, जैसा नज़रिया है, और भाजपा का या एनडीए गठबंधन का फैसला होना बाकी है। और एमआईएम का जहाँ भी कैंडिडेट की बात हो रही है, जहाँ खासकर उसके एमआईएम मजबूत दिखाई दे रही है, आपका अमोर ले लीजिए, भाईसी ले लीजिए, किशनगंज का बहादुरगंज ले लीजिए, आपस में लड़ाई है कैंडिडेट को लेकर, हम चुनाव लड़ेंगे, वो कहते हैं हमको टिकट मिलना चाहिए। दीगर पार्टियों में नहीं है। आप ही की पार्टी में इस तरह की बात क्यों है? सभी लोगों को आलाकमान पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है, मारामारी है। एमआईएम की मकबूलियत और इस जो मजबूत हुई है सीमांचल में, तो लोग बहुत ज़्यादा टिकट के लिए मांग कर रहे हैं। लेकिन सारे लोगों को मजलिस को मजबूत करने के लिए आला कमान के फैसले को मानना ही बेहतर होगा। यानी आला कमान का ये थे हमारे साथ जनाब सैयद रुकनुद्दीन साहब। इनसे हमारी बात हुई, बहुत सारे सवालात हुए। इन्होंने बहुत ही संजीदगी के साथ जवाब दिया सारे सवालों का। और इनका साफ कहना है, जब इनसे हम सवाल किए कि क्या आपसे पार्टी ने या अख्तरुल ईमान सर ने कोई वादा किया है टिकट के ताल्लुक़ से, तो जनाब ने बताया कि कोई वादा तो नहीं हुआ है, पार्टी का जो रूल है उसको हम फॉलो करेंगे और टिकट का फ़ैसला, आला कमान का जो भी फैसला होगा हम उनके साथ हैं। और हम चुनाव लड़ने की बात की है कि कुछ तीसरे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि जब इनको टिकट मिलेगा तो वो चुनाव लड़ेंगे इनके खिलाफ। कहते हैं ऐसी कोई भी बात नहीं। इनका कहना है कि जिनको भी टिकट मिले, हमको मिले तो भी लड़ेंगे, किसी और को मिले तो उनके साथ रहेंगे। इनका साफ कहना है कि पार्टी का आला कमान का अंतिम फैसला होगा। तो सर, आपका बेहद शुक्रगुजार हैं हम कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। शुक्रिया आपका। आप लोगों को भी बहुत शुक्रिया कि इतनी दूर से आप आए और हमारी दिल की आवाज़ को लिया। मैंने आपको जो वास्तविकता है उसको बताया है। बहुत बहुत शुक्रिया।